देखो हम जब जिम्नोस्पर्म अब हम करेंगे इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो सुने होंगे आपने। वास्तव में हमें सबसे पहले चलते हैं जब दुनिया बनी थी। दुनिया कैसे बनी थी? एक बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंप्लीट एक गैलेक्सी, जितनी भी गैलेक्सीज है मान लीजिए सारी एक जगह कंडेंस हो जाए और फिर बाद में वो कंडेंस होने के बाद वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड का या एक बड़ा तारा कहें तो उसको वो उपस्थित है ब्रह्मांड में। और वो जो है बड़ा तारा टूट जाता है टुकड़ों में और वहाँ से कोई अर्थ बनता है, कोई मार्स बनता है, कोई ऐसे। जो अर्थ बनी थी तो वो गर्म आग का गोला थी, गर्म आग का गोला थी। अब उस अर्थ में धीरे धीरे परिवर्तन हुए बाद में हज़ारों सालों में पृथ्वी ठंडी हुई, ठीक है। और उसमें अनेक जो सतह ठंडी हो गई तो अनेक परिवर्तन हुए, अनेक ज्वालामुखी आए, अनेक भूकंप आए। उसकी वजह से पहाड़, नदियाँ, समंदर ये सब बने हुए। समंदर में जो है लावा उपस्थित था, ज्वालामुखी का लावा होता है वही उपस्थित था। अब जो लावा है वह ठंडा होकर वो ठंडा हो रहा था धीरे धीरे, तब जाकर पृथ्वी ठंडी हुई धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अब ये वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि उस दौरान वातावरण में मैथेन उपस्थित थी। मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। दैट मीन्स द 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। तो कार्बन उपस्थित थी, हाइड्रोजन उपस्थित था, ठीक है। और वहाँ पर जो है अमोनिया उपस्थित थी। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। दैट मीन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये उपस्थित थी। और हाइड्रोजन था वहाँ पर H2 था। तो इन सभी ने आपस में क्रियाएं करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 प्रकार के जो मैक्रोमोलिक्यूल हम पढ़ते हैं जिनका निर्मित हुए। मैक्रोमोलिक्यूल हम जानते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे, क्या सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12। दैट मीन्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 चीज़ें हो गई, C, H एंड O। ऐसे ही आप लिपिड की बात करोगे वहाँ पर भी आपके कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती है। और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित हो जाता है। तो मुख्य कुल मिला के CHON मुख्य तत्व ये है। और मैथेन के रूप में कार्बन उपस्थित था, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित था, हाइड्रोजन H उपस्थित थी। और जो है ये जो प्रक्रियाएँ हो रही थी, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, और इन सब की वजह से पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो ऑक्सीजन की धीरे धीरे वातावरण में बढ़ रही थी। तो ये जब सारे के सारे कंडेंस हुए होंगे तो कोई एक कोलाइडी संरचना निर्मित हुई होगी जिसको वैज्ञानिकों ने स्ट्रेमेटोलाइट्स बोला। स्ट्रेमेटोलाइट्स जो है वो कोई कंडेंस स्ट्रक्चर हो गई होगी इन कार्बनिक पदार्थों की। कार्बनिक पदार्थ कैसे बनते हैं? अकार्बनिक तत्वों के आपस में जुड़ने से। और वो अकार्बनिक तत्व कौन से बताया मैंने? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी वहाँ पर उपस्थित है मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन इत्यादि के रूप में। अब एक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा आती थी थंडर से, लाइट स्पार्किंग से, लाइटनिंग से, यानी कि बिजली कड़कती थी, ठीक है ना। और जो थंडर मतलब तूफान आते थे, तूफान के साथ जो बिजली कड़कती थी उस बिजली से ऊर्जा मिलती थी और अकार्बनिक पदार्थ आपस में मिलकर कार्बनिक पदार्थ में निर्मित हो जाते थे। तो कहीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल बन गए होंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कार्बन और न्यूक्लिक अम्ल, ये चारों ही जीवन का आधार होते हैं। तो सर्वप्रथम कोई कोशिका बनी होगी प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जब हम बात करें पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा कि जैसे जीवाणु है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अर्थात उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कहने का मतलब एक सबसे सरल प्रकार की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका निर्मित हुई होगी। अब जो सबसे सरल प्रकार की जो कोशिका है जिसको हम जीवाणु कोशिका कहते हैं, इसमें फिर अनेक परिवर्तन हुए होंगे। परिवर्तन का आधार क्या है? आपने डार्विन पढ़ाई, डार्विन पढ़ाया निर्माण पर। डार्विन क्या कहता है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन क्या कि प्रकृति में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन परिवर्तनों के अनुसार जीव अपने आप में परिवर्तन करता है। और ये परिवर्तन जो है वंशानुगत हो सकते हैं। और जब वंशानुगत हो जाते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं और लगातार चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से, इन परिवर्तनों की वजह से नई प्रजाति का उद्भव होता है। यही है बात कि जो मनुष्य आज दिखाई दे रहा है वो पहले बंदर था,
है ना, बंदर था, तो बंदर धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपने उसमें परिवर्तन हुए, अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को उसने ढाला, और फिर परिवर्तनों के अनुसार जो है अपने संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन करने लगे। और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप वी हैव वेल डिफाइंड होमो सेपियंस स्पीशीज टुडे, है ना, डोमिनेटेड। तो आज हम मानव के रूप में उपस्थित हैं। आने वाले सालों में हो सकता है कि हमारे आँख, नाक, कान, बालों का कलर इत्यादि परिवर्तन हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है सतत, इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसमें परिवर्तन होते ही रहेंगे, और परिवर्तन होते रहेंगे तो नए नए लक्षणों का उद्भव होगा, नए लक्षण उद्भव होंगे तो नई प्रजाति बन जाएगी। भाई बंदर है तो वो जो क्या था कि उसमें नए लक्षण उत्पन्न हुए, उन लक्षणों के फलस्वरूप उसमें सोचने की क्षमता, चलने की क्षमता, भागने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, देखने की क्षमता विकसित हुई, और मानव कहलाते हैं, दूसरी प्रजाति बन गई। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा कि वो प्रोकैरियोटिक सेल में आने वाले जो परिवर्तन थे, जो वातावरणीय परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों के हिसाब से उसने अपने आप को अनुकूलित किया होगा। तो किसी बैक्टीरियल सेल में क्लोरोफिल बन गया होगा, क्लोरोफिल का निर्माण हुआ होगा, तो क्लोरोफिल का निर्माण हो गया तो फिर वह प्रोकैरियोटिक कोशिका अब प्रकाश संश्लेषण कर सकने में सक्षम हो गई, प्रकाश संश्लेषण कर सकने में सक्षम हो गई, तो वह अब एल्गी कहलाने लगी। या हमने पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया बिकम्स नाउ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा था लोगों ने, मॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, तो इनकी संरचना कैसी होती है साइनोबैक्टीरिया की, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन उनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल के जो वर्णक हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, अलग अलग। क्लोरोफिल ए तो जो है वो सार्वत्रिक होता ही है, ठीक है। तो इनमें फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन वगैरह आप लोगों ने अलग से वर्णकों के बारे में पढ़ा था। खैर, तो बैक्टीरिया बिकम्स नाउ साइनोबैक्टीरिया, वो इवॉल्व हो गया, वो विकास हो गया। तो वातावरण में अब क्या है कि जब साइनोबैक्टीरिया ने पूरा कवर किया होगा, ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा कि साइनोबैक्टीरिया जब प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती, तो वातावरण में ऑक्सीजन की और मात्रा बढ़ी होगी। इसी दौरान समंदर जो है उनमें तेज धूप से वाष्पीकरण हुआ होगा, वाष्पीकरण के फलस्वरूप बादल बने होंगे, बादल बने होंगे तो फिर बारिश हुई होगी, तो ये वाटर साइकिल जनरेट हो गया, कार्बन साइकिल जनरेट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन साइकिल कैसे हो, ज्वालामुखी निकला, लावा निकला, ठंडा हो रहा है, मैग्मा बन रहा है, तो इग्नियस रॉक्स बनी, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने लग गई, चट्टानें बनने लग गई। तो पृथ्वी में जो परिवर्तन हो रहे थे उनके साथ साथ ये तो संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे थे, भौतिक परिवर्तन हो रहे थे, यहाँ पर जैविक परिवर्तन भी साथ साथ चल रहे थे। तो जैविक परिवर्तनों में अब जब ये साइनोबैक्टीरिया बनी होगी, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हुआ होगा एल्गी। एल्गी में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ने अपने आप में परिवर्तन कर लिए वातावरण के अनुसार, और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वह प्रोकैरियोटिक कोशिका अब यूकैरियोटिक कोशिका में परिवर्तित हो गई। हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक होता है, दोहरी झिल्ली आबद्ध अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय तथा अंतःपृथ्वी जालिका इसमें पाई जाती है। तो ये दोहरी झिल्ली आबद्ध अंग तथा सुविकसित केंद्रों की उपस्थिति एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को सुविकसित कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका में परिवर्तित कर देती है। यूकैरियोटिक कोशिका जब निर्मित हो चुकी और इसमें क्या था, क्लोरोफिल उपस्थित था, तो अब वह यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त कोशिका क्या कहलाई, एल्गी। एल्गी में आप देखते हैं कि यह एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होती है। तो एक कोशिकीय जो जीव था वह कैसा बन गया, मल्टीसेलुलर एल्गी बनी। इसी दौरान कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया से अलग से चेन और अलग से निकली होगी जिसमें कि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, तो वह फंजाई के रूप में। हम जानते हैं कि फंजाई और एल्गी दोनों में ही
जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस में होती है, अर्थात जड़ तनापत्ति में विभेदन नहीं पाया जाता। पादप शरीर जड़ तनापत्ति में ना होकर कोशिकाओं का ऊतकों का एक समूह के रूप में पाया जाता है। तो यह समूह अब क्या कहलाएगा, थैलस कहलाएगा। तो अभी भी एल्गी और फंजाई कैसे थे, थैलस में थे, यानी कि जड़ तनापत्ति नहीं पाई जा रही। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं था, एल्गी में क्लोरोफिल था। तो अब ये जो एल्गी है फिर वातावरण में बहुत परिवर्तन हुए हैं। एल्गी कहाँ पाई जाती है, नमी स्थानों पर, नम वाले स्थानों पर। मान लीजिए वातावरण में कहीं पर नमी कम हो गई तो अब वो एल्गी को क्या है, एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो वातावरण में जब पानी की कमी हो गई तो उसको जब नमी उपस्थित होने लग गई तब वो ज़्यादा उपस्थित, जब वो जीवन यापन करती थी, और जब नमी खत्म हो जाती है, मान लीजिए बारिश का मौसम चला गया या गर्मी का सीजन आ गया, तो उस दौरान क्या करेंगे, एल्गी के स्पोर्स पड़े रह जाएंगे और फिर नमी के दौरान फिर से होता है। तो वो भी क्या, एल्गी भी क्या कर रही थी, एल्गी भी क्या कर रही थी, प्रकाश संश्लेषण कर रही थी। प्रकाश संश्लेषण कर रही थी, अपना भोजन का निर्माण कर रही है, तो फिर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है और उधर से वो आपका ऑक्सीजन की मात्रा वैसे बढ़ रही है वाटर साइकिल की वजह से, ठीक है। तो धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। एल्गी के रूप में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड एल्गी और एल्गी और फंजाई दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन जो होता है वह क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन कुछ एसिड्स सिक्रेट करता है, उस एसिड्स की वजह से जो रॉक्स हैं, यानी चट्टानें हैं, या फिर हम कहें कि जो कण हैं वो मृदा के कणों में निर्मित हो जाते हैं, कण टूट जाते हैं, यानी कि चट्टान के जो पत्थर हैं वो टूट जाते हैं ना। हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में सक्सेशन, पादप अनुक्रमण पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे जब जीरो सीयर हम पढ़ते हैं कि चट्टान जो है वह मृदा में निर्मित होती है, तो उसके लिए लाइकेन उत्तरदायी होता है। लाइकेन उत्पन्न होगा उसके ऊपर, धीरे धीरे वो कुछ एसिड्स सिक्रेट करेगा उसकी वजह से, और वातावरणीय परिवर्तनों की वजह से दोनों ही फैक्टर काम करेंगे, और फिर जो चट्टान है उसका वो छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है, उसकी ऊपरी परत छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है और मृदा का रूप धारण करता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि एल्गी और जो भी है लाइकेन है, एल्गी और लाइकेन दोनों ने मिलकर क्या किया होगा कि जो मृदा है या चट्टान है उसकी सरफेस को और उसमें ह्यूमस आ गया होगा, ठीक है ना, मतलब मोर फर्टाइल हो गई होगी, मोर फर्टाइल हो गई होगी, तो और वातावरण में परिवर्तन हुए, उसके फलस्वरूप नए जीव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि एल्गी ने अपने लक्षणों में परिवर्तन किया होगा, जहाँ पर उसको वातावरणीय स्ट्रेस मिला होगा, तो वो थोड़े से और बड़े पादप के रूप में निर्मित हो गई। थैलस जो कि सतह पर चिपका रहता है, और वो थैलस के ऊपर यहाँ पे ये ब्रायोफाइटा नमी युक्त स्थानों पर रहता है। उसके बाद टेरिडोफाइटा है, उसकी ऊंचाई बढ़ गई पादप की, तो ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। क्या जरूरत है, जब पादप, जब मृदा की सतह से, जब उसकी जो ऊंचाई है, पादप की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है वैस्कुलर स्ट्रेट की, वो मृदा से नमी एक जो है विसरण और पराशर के द्वारा प्राप्त कर लेता है। अब जब पादप बड़ा हो गया, यानी कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, मृदा के कणों से पानी को ऊपर ले जाने के लिए फिर तब उसको वैस्कुलर बंडल की आवश्यकता, वैस्कुलर स्ट्रैंड की आवश्यकता है, संवहन तंत्र की। तब ब्रायोफाइटा में चेंजेस हुए होंगे तो वो टेरिडोफाइटा बना, फर्न बने, जिनको हम फर्न कहते हैं, ठीक है ना। फर्न बने होंगे तो फर्न में क्या हुआ कि ऊंचाई ज़्यादा हो गई, तो फिर पानी ऊपर जाना है, जड़ से लेकर पत्ती तक जाना है, तो ऐसी स्थिति में वैस्कुलर स्ट्रैंड की उसको आवश्यकता होगी। परिवर्तन हुए, वातावरण में परिवर्तन हुए कि जड़ें और गहरी चाहिए अब उसको, सतह पर पानी उपलब्ध नहीं है, तो मृदा की, मान लो मृदा की सतह के नीचे पानी उपलब्ध है, तो जड़ें नीचे जाने लगी और पादप को वैस्कुलर स्ट्रैंड डेवलप होने लगा, तो टेरिडोफाइटा बने। टेरिडोफाइटा फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स हैं, संवहनी पादप, दुनिया में आने वाले सबसे पहले संवहनी पादप ये टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा में और विकास हुआ होगा, ठीक है, और विकास हुआ होगा तो टेरिडोफाइटा से अपने लोगों ने अब बात आती है एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स जो जिम्नोस्पर्म जो है वो बड़े ट्री होते हैं, वुडी ट्री होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, यानी कि उनकी लंबाई काफी होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको वैस्कुलर बंडल चाहिए, वैस्कुलर बंडल टेरिडोफाइटा से निर्मित होने लग गए थे। अब लेकिन ये जो है जिम्नोस्पर्म, इनमें सीड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीड्स पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? टेरिडोफाइटा सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। टेरिडोफाइटा और वैस्कुलर प्लांट्स समय ही मादा में, परंतु उनके अंदर सीड्स नहीं पाए जाते। अब इनके अंदर एक और गुण विकसित हो गया, इवन उनकी ऊंचाई लंबाई जो है बढ़ गई है, और भी कोई परिवर्तनों के साथ साथ ये मुख्य रूप से स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आ गया। तो स्पर्मेटोफाइटा या बीजीय पादपों को हमने दो भागों में बांटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मुख्य जो इनका अंतर है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो आवृत होते हैं। ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड विदिन ओव्यूल ऑफ नेकेड ओव्यूल्स होंगे तो फिर सीड्स भी नेकेड होंगे। नग्न अंड पाए जाते हैं, नग्न सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बीज पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बीज है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी, जबकि एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी अर्थात बीज के चारों ओर कोई आवरण उपस्थित है। अनावृत बीजी मतलब बीज के चारों ओर कोई आवरण उपस्थित नहीं है। तो ये जो आते हैं दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा से स्पर्मेटोफाइटा का उद्भव हुआ और जिम्नोस्पर्म का उद्भव हुआ। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म का उद्भव हुआ है, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि टेरिडोफाइटा से एक तरफ तो जिम्नोस्पर्म निकल गया और एक तरफ एंजियोस्पर्म। जैसे हमने यहाँ पर साइनोबैक्टीरियम फंजाई की बात की, एक इग्नियस तो फंजाई की निकल गई, एक एल्गी की, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था। खैर, यहाँ जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म। अब हमारे पास जो मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई है। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो प्रजाति है वो किसकी है? एंजियोस्पर्म। तो आज की तारीख में आज जो पृथ्वी का स्टेटस है उसमें पादपों की सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्रजाति कौन सी हो गई? एंजियोस्पर्म। क्या पता आने वाले सालों में यह भी डोमिनेंट ना रहकर कोई और डोमिनेंट प्रजाति हो जाए। क्या पता, लक्षणों में परिवर्तन तो हो ही रहे हैं सभी जगह, मनुष्य में भी हो रहा है, पादपों में भी हो रहा है, जानवरों में भी हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सी लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं, सर्दियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। फोग को अब स्मॉग ने ले लिया है, फोग की जगह स्मॉग होता है वातावरण में। तो कहने का मतलब है वातावरण का में कभी भी स्थिर नहीं है वातावरण, वो हमेशा परिवर्तनशील है। और यदि वातावरण परिवर्तनशील है तो ऐसी स्थिति में जीवों में भी लक्षण परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात लक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। और कुछ लक्षण वंशानुगत हो जाते हैं और एक नए भिन्नता उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पर आप जिम्नोस्पर्म का स्टेटस समझ पाए। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच का ग्रुप है, हुआ कि नहीं हुआ ना भाई। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड्स बन जाते हैं, और लेकिन वो सीड्स अभी आवृत नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म में सीड्स आवृत हो जाते हैं। तो अब इसमें चूंकि ये बीच की कड़ी हो गई,
जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के कुछ लक्षण टेरिडोफाइटा से मिलते हैं और कुछ लक्षण एंजियोस्पर्म से, दोनों से समानताएं दर्शाते हैं। कुछ लक्षण, सभी नहीं, कुछ कुछ लक्षण समानताएं दर्शाते हैं। जैसे कुछ लक्षणों में हम बंदरों से, वानरों से समानता दर्शाते हैं, इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा से समानता दर्शाते हैं। ये बात समझ में आ गई? सो वी कैन से दैट जिम्नोस्पर्म इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो क्या आप इसको डिफाइन कर पाएंगे? मान लीजिए सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा तथा एंजियोस्पर्म के मध्य एक योजक कड़ी है, समझाइए या प्रकाश डालिए। तो आप प्रकाश डाल पाओगे? क्योंकि उद्भव टेरिडोफाइटा से हुआ है और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से उद्भव हुआ है, तो दोनों के लक्षण जो हैं एक दूसरे से कुछ कुछ समान होते हैं। कौन कौन से समान असमान होते हैं हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आज का जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत टॉपिक है वह है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? सिलेबस वही है ना, सिलेबस ले रखा है, इसमें पहला टॉपिक यही तो है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, यही पढ़ना है। हाँ चलिए सर। तो इसमें सबसे पहला लक्षण है, मतलब इसकी जो सामान्य बातें हैं वो ये है कि जिम्नोस्पर्म, आप लिख सकते हैं, यह एक प्राचीन समूह है एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स। इसका सीड प्लांट्स, क्योंकि सीड प्लांट्स में तो दो हो गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इन दोनों में से प्राचीन कौन सा हुआ? जिम्नोस्पर्म, जिसकी उत्पत्ति जो हुई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एरा। इसमें उत्पत्ति हुई थी पैलियोलिथिक एरा के डिवोनियन पीरियड, ठीक है ना। क्रिटेशियस और जो जुरासिक पीरियड थे, क्रिटेशियस और जुरासिक, उसमें यह मुख्य वनस्पति के रूप में पाया जाता था जिम्नोस्पर्म। यानी कि जो आज डोमिनेंट प्रजाति कौन सी है या डोमिनेंट ग्रुप कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। तो क्रिटेशियस और जुरासिक के टाइम पर, जुरासिक कब पाया जाता था? जब डायनासोर हुआ करता था, उस दौरान पादपों की मुख्य प्रजाति या मुख्य रूप से डोमिनेंट जो समूह था पादपों का, वो जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। लगभग 70 वंश और 725 प्रजातियां जिम्नोस्पर्म की रिपोर्ट की जा चुकी है। 70 वंश तक 725 प्रजातियां अब तक रिपोर्ट की जा चुकी है जिम्नोस्पर्म की पाई जाती है। अब इसमें कुछ वंश ऐसे हैं जो कि अब नहीं पाए जाते, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जब फॉसिल्स पढ़ते हैं हम लोग, जैसे पहली बॉटनी पढ़ेंगे तो फॉसिल्स के रूप में वो पाए देखे गए हैं, तो उनको अलग वंश में रखा गया, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा लक्षण इंपॉर्टेंट क्या है कि यह जिम्नोस्पर्म मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जैसे कि पाइनस वगैरह तो हम देखते ही हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ पर कॉनिफर्स पाया जाता है ना, बहुत सारे, जैसे शिमला वगैरह की फोटो देखते हैं तो आप देखते हैं ना ऊंचे ऊंचे प्लांट, वो सब पाइनस वगैरह के ज़्यादातर है, कॉनिफर्स।
तो साइकस, स्पाइनस, एफेड्रा, ये तो मुख्य रूप से 3 प्रजातियां अभी भी पाई जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, हिंदी में बोलते हैं टेम्परेट को शीतोष्ण और ट्रॉपिकल को उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वहां पर या उष्ण कटिबंधीय जो जगह है वहां पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये या एवरग्रीन सदाबहार वृक्ष होते हैं या फिर सदाबहार झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। जीरोफिटिक एडेप्टेशन, जीरोफिटिक एडेप्टेशन अर्थात जिम्नोस्पर्म के ज्यादातर जो पादप हैं उनमें मरुद्भिदीय अनुकूलन पाए जाते हैं। मरुद्भिदीय अनुकूलन क्या होता है बताओ, पढ़ा है ना इकोलॉजी में? मरुद्भिदीय अनुकूलन जैसे कि धसे हुए रंध्र ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। त्वचा पर मोटी क्यूटिकल की परत की वजह से क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन कम हो पाएगा। यानी कि जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल के ह्रास में जितनी कमी हो सकती है वो सारे अनुकूलन किसके अंतर्गत आते हैं? जीरोफिटिक एडेप्टेशन। जड़ें कैसी होती हैं? गहरी होती है, ठीक है, ताकि वो पानी ले सकें। पत्तियां छोटी होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। और बताया रंध्र उनके अंदर कैसे होता है? धसे हुए होते हैं। तो वो सभी जीरोफिटिक जो एडेप्टेशन हैं या फिर जो मरुद्भिदीय अनुकूलन है, ये सभी मरुद्भिदीय अनुकूलन इनमें पाया जाता है। अगला, अच्छा, आप जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, उसमें एक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का करके एक टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसमें हम पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट ट्री और स्मॉलेस्ट। तो यह भी एक आश्चर्य की बात है कि सबसे लंबा जो पादप होता है पादप प्रजाति का वो भी जिम्नोस्पर्म समूह का है और सबसे छोटा जो है वह भी जिम्नोस्पर्म समूह का है, ठीक है? तो देखते हैं लार्जेस्ट ट्री, the non-largest tree is Sequoia sempervirens. Sequoia sempervirens. और smallest tree that is जामिया पिग्मिया। और ये सिक्योरिया सेमीपर्वेंसिस, लार्जेस्ट ट्री और स्मॉलेस्ट ट्री, तो दोनों ही किससे सब बिलोंग करते हैं? तो ये भी एक लक्षण है। अगला देखिए, आपने पीढ़ी एकांतरण पढ़ा होगा, एल्गी पढ़ा ना? पीढ़ी एकांतरण के अंतर्गत क्या होता है? 2 पीढ़ियां होती हैं। कौन कौन सी 2 पीढ़ियां होती हैं? एक तो बीजाणुविद होती है और दूसरी युग्मकोद्भिद। 2 पीढ़ियां होती हैं जो एक ही जीवन चक्र में वो पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकांतरण होता रहता है। पढ़ा है? राह पैटा पढ़ लिया? पढ़ा था पिछली बार? नहीं पढ़ा? नहीं। अच्छा, अभी इस सेमेस्टर में पहला पेपर राह पैटा है, टेढ़ा पैटा। तो उसमें भी आप देखते हैं कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कि पादप की 2 रूप पाए जाते हैं। पहला रूप तो होता है बीजाणुविद और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद। ऐसा पादप जिसमें कि बीजाणु उत्पन्न होता है
वह क्या कहलाएगा? पादप का है बीजाणु। और ऐसा पादप का है जिस पर युग्मक लगेंगे वह युग्मक। क्लियर? ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद लगभग आधा आधा समय, जीवन चक्र का आधा आधा समय व्यतीत होता है उसमें। ठीक है ना? जैसे कि जैसे हम ये एल्गी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा में आपने जैसे मार्केनिशिया की बात करेंगे तो वह युग्मकोद्भिद होता है, उस पर युग्मक धानियाँ लगती हैं। ठीक है? युग्मक धानियाँ लगती हैं, उनमें युग्मक लगते हैं। ठीक है? उनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जायगोट बनेगा, वह जायगोट रूपांतरित हो जाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वह नया बनता है और स्पोरोफाइट में 3 भागों का बना होता है, फुट सीटा कैप्सूल का। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, फिर वो कैप्सूल फट जाएगा, वो स्पोर जाकर के अंकुरित हो जाएगा और फिर से युग्मकोद्भिद बन जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पर डोमिनेंट जो है फेज या डोमिनेंट जो जनरेशन है वो कौन सी हो गई? गैमेटोफाइट है। कौन सी है? गैमेटोफाइट, जिस पर गैमेट्स लगते हैं। अब जो है टेरिडोफाइटा में यह परिवर्तित होकर क्या हो जाती है? स्पोरोफाइट, जिस पर स्पोर्स लगेंगे। ठीक है? ऐसे ही जिम्नोस्पर्म होगा, ऐसे ही एंजियोस्पर्म। तो डोमिनेंट फेज कौन सी हो गई? स्पोरोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट है यह अनलाइक टेरिडोफाइट differentiated into root, stem and leaves। जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। जैसे कि टेरिडोफाइटा के जो फर्न होते हैं वो भी जड़, तना, पत्ती में विभेदित होने लग जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा में ऐसा नहीं होता, एल्गी में ऐसा नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऐसा नहीं होता। वो तो वैसे भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होता है, है ना? तो अब स्पोरोफाइट जो है यहाँ पर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है। अगला लक्षण क्या है? मुख्य रूप से इनमें टैब रूट सिस्टम पाया जाता है, अर्थात मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। हम जानते हैं कि जड़ें 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, एक तो अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ें। मूसला मूल तंत्र तथा अपस्थानिक मूल तंत्र। मूसला मूल तंत्र में एक प्राथमिक जड़ होती है, उस प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़ें निकलती हैं। इस तरीके से मूल का तंत्र होता है। जबकि ये मूलांकुर हो गए जिससे मूल उत्पन्न होती है, मूलांकुर रेडिकल। जब बीज उगता है तो उसमें 2 चीजें होती है, रेडिकल और ल्यूमेन। भाई ये बीज है, ये जब अंकुरित होगा तो इसमें नीचे का भाग तो कहलाएगा रेडिकल और ये ल्यूमेन। प्रांकुर और मूलांकुर, ल्यूमेन को बोलते हैं प्रांकुर और रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से मूल उत्पन्न होती है, प्रांकुर से तना उत्पन्न होता है या शूट उत्पन्न होता है। तो जो मूलांकुर है उससे सिर्फ एक प्राथमिक जड़ निकलती है, जिससे द्वितीयक जड़ तृतीयक जड़ इत्यादि निकलती है। ये तो होता है टैब रूट सिस्टम। और दूसरा हुआ कि मूलांकुर से ही अनेक जड़ें निकलती है, इसको हम अपस्थानिक मूल तंत्र बोलते हैं। जो प्राथमिक मूल जो होती है वह शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्पजीवी होती है और बाद में रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा? इन अपस्थानिक जड़ों के। तो बहुत सारी जड़ें निकलती है। जिम्नोस्पर्म कौन सा पाया जाता है? टैब रूट सिस्टम लिखा है नहीं? टैब रूट सिस्टम इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म। अच्छा, टैब रूट सिस्टम तो पाया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें सहजीवन भी दर्शाती हैं। जैसे सहजीवन की बात हमने देखी अभी, लाइकेन। लाइकेन किसका सहजीवन है? फंजाई और एल्गी का। ऐसे ही जो जिम्नोस्पर्म है इसके कुछ सदस्य सहजीवन दर्शाते हैं।
जैसे कि साइकस के अंदर दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक तो नॉर्मल रूट और दूसरी कॉर्नोइड रूट। कॉर्नोइड रूट में एल्गी कौन सी, नॉस्टॉक, एनामिना इत्यादि इसकी जड़ों में साथ रहती है। ठीक है, जब जड़ का जो जड़ है, जड़ का अनुप्रस्थ काटते हैं तो मध्यम वर्ग जो होता है, इसका भीतरी का जो भाग है बीच का, उसको एल्गल जोन कहलाता है। उसमें नॉस्टॉक और एनामिना जो है उसके अंदर पाई जाती है, साथ में रहती है। ठीक है, इसको हम, ये कौन सी जगह पाई जाती है, कॉर्नोइड रूट, किसकी, साइकस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ज्यादातर टाइम में, कॉर्नोइड जड़ों का। तो और दूसरी क्या होती है, नॉर्मल जड़ें होती है, सिंपल जड़ें, इनका जो जैसे जड़ें होती है वैसे होती है, उनमें सहजीवन नहीं पाए। इसी तरीके से पाइनस में, ये तो बात हुई किसकी, एल्गी की, एल्गी सहजीवन के साथ रह रही है, सहजीवन में रह रही है। अब फंजाई भी रहती है, एक ग्रुप है ये पाइनस जो सदस्य है, इसकी जड़ों में माइकोराइजल रूट्स पाए जाते हैं। अर्थात पाइनस की जड़ों में जो माइकोराइजा है वह कवक पाया जाता है सहजीवन की तरह। ठीक है ना, वो अपने जो रहने के लिए है आश्रय ढूंढ रहा होता है, और वो किसके साथ रहता है, पाइनस की जड़ों के साथ। तो पाइनस की जो जड़ें होती है वो माइकोराइजल रूट्स कहलाती हैं, अर्थात उसकी जड़ों में माइकोराइजा जो है कवक उपस्थित पाया जाता है। बात समझ में आई, क्लियर है ये, आगे चलें। लक्षण समझ में आ रहा है ना भाई। पहला लक्षण हमने ये देखा कि यह टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, ये तो बात हुई नहीं। सबसे पहला लक्षण तो ये देखा कि ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं, सीड्स पाए जाते हैं, बीज लगते हैं, लेकिन बीज आवृत नहीं होते। बीज आवृत क्यों नहीं होते, क्योंकि ओव्यूल आवृत नहीं होते, अंड आवृत नहीं होते। अंड अनावृत तो बीज अनावृत। अगला कैरेक्टर हमने क्या देखा कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय जगहों पर ही पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज सदाबहार वृक्ष अथवा झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर मुख्यतः जो अनुकूलन मृदुद्विदीय प्रकार के होते हैं। मृदुद्विदीय अनुकूलन जैसे कि धसे हुए रंध्र, त्वचा में मोटी क्यूटिकल का उपस्थित होना। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म ग्रुप आल्सो एंजॉयज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लीज, जो इसका स्टेटस है कि पादप जगत में सबसे बड़ा वृक्ष और सबसे छोटा वृक्ष जो है इस समूह से बिलोंग करते हैं, इनसे इस समूह से जुड़े हुए। कौन सा है लार्जेस्ट, तो क्या है सिक्योरिया सैमफर्मेंसिस, और सबसे छोटा जेमिया पिग्मिया। दूसरा क्या देखा हमने कि मुख्य रूप से जो पादप का है वो कौन सा है, बीजाणुकृत प्रकार का है, जिसमें तीन चीजों में डिफरेंशिएट रहता है, कौन सी, जड़ तथा पत्ती में विभेदित रहता है। इसकी जो जड़ है वह मूसलामूल तंत्र प्रकार की होती है, तथा इसमें जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है, सहजीवन पाया जाता है, जैसे कि साइकस की कोरोलाइट जड़ों में नॉस्टॉक, एनामिना इत्यादि एल्गी का उपस्थित होना। इसी प्रकार पाइनस की जड़ें में माइकोराइजा कवक का उपस्थित होना। आगे हम देखते हैं, रूट की बात हुई, स्टेम की बात करते हैं। स्टेम कैसा होता है, जो तला है इरेक्ट सीधा होता है, प्रोफ्यूजली ब्राउन होता है, शाखित होता है, लेकिन साइकस में यह अनुनाद होता है। अनुनाद होता है, वुडी होता है,
काष्ठीय पाया जाता है। ठीक है, कौन से डायरेक्ट सीधा होगा, अत्यधिक शाखित होता है, लेकिन साइकस में वह अशाखित पाया जाता है। साइकस तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना, ऊपर पत्ते को गुच्छा रहता है सीधा, और गुड़ी होता है, काष्ठीय होता है। अब एक चीज हो गई इसमें, अच्छा एक जैसे अंबाल साइकस देखा, अच्छा जो गुड़ी है इसके एक्स सेक्शन में ट्यूबरस कंदिल प्रकार का पाया जाता है जैमिया में, जो सबसे छोटा देखा हम लोगों ने, जैमिया में कंदिल प्रकार का पाया जाता है। कुछ समस्या जैसे कि फाइनस और जिंगो, फाइनस और जिंगो में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। एक लॉन्ग और एक ड्वार्फ। कुछ शाखाएं एक ही पादप में, कुछ शाखाएं बड़ी होती हैं और कुछ शाखाएं छोटी होती हैं। ऐसा किसमें होता है? फाइनस और जिंगो में। ये स्टेम की कहानी हो गई। ठीक है भाई, स्टेम सीधा होता है, काष्ठीय होता है तथा अत्यधिक शाखित होता है, लेकिन साइकस में शाखित नहीं होता। हम कहते हैं काष्ठीय होता है, लेकिन जैमिया में यह कंदिल प्रकार का होता है। इसके अलावा फाइनस और जिंगो में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, बड़ी शाखाएं तथा छोटी शाखाएं। अगला पॉइंट देखते हैं, लीव्स की बात कर लेते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम पढ़ रहे हैं। डायमॉर्फिक लीव्स जिम्नोस्पर्म पाई जाती हैं। डायमॉर्फिक मतलब एक ही पादप में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। इन पत्तियों को एक को तो कहते हैं फॉलियस लीव्स और दूसरी को बोलते हैं स्केली लीव्स। और कौन सी? फॉलियस लीव्स और दूसरा स्केली लीव्स। फॉलियस लीव्स कैसे होंगी? हरी होंगी, सरल प्रकार की होंगी और पिगमेंटली कंपाउंड होती है। स्केली लीव्स छोटी होंगी, सूक्ष्म और पर्णपाती प्रकार की होंगी, जल्दी झड़ जाती है, डेसिडियस। विशिष्ट मौसम में झड़ जाती है लगातार। ठीक है ना। अब सामान्य प्रकार की जो पत्तियां होती हैं वो तो कहलाती हैं फॉलियस लीव्स, और जो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, शूल के समान होती है, वो स्केली लीव्स। ठीक है, अब समझ में आ रहा है दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, ये जो फॉलियस लीव्स होंगी ग्रीन होंगी, ऑब्वियसली हरी है, सरल प्रकार की होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड। दो प्रकार की चीजें होती है, तो पामेट पामेटली और एक पिन्नेटली, दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें हमने लिखा पिन्नेटली कंपाउंडिंग कैसे होती है, पत्तियां देखिए आपने, ये क्या है, छोटी छोटी पत्तियां देखिए, ये कैसे पत्ती है? हस्ताकार। पामेट, पामेट का मतलब होता है हस्ताकार, पिन्नेट मतलब पिच्छाकार, छोटी पिच्छियां ऐसे निकली रहती है। समझ आ गया? पिन्नेटली मतलब पिच्छाकार, पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब होता है पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिच्छाकार छोटी छोटी निकली है, बबूल की वगैरह में ऐसी होती है, और फिर पामेटली कंपाउंड बरगद पीपल वगैरह में होती है। ठीक है ना, तो समझ में आ रही है बात? उसमें कैसी होगी? पिन्नेटली कंपाउंड। साइकस भी देखा ही आप लोगों ने, ऐसा ही होता है। ये पत्तियों की बात हो गई है ना। अच्छा, लीव्स जो है जनरली
स्पाइरली अरेंज होती है। अरेंजमेंट देखिए अभी बता दो, स्पाइरली अरेंज होती है जबकि सिट्रस में मोल्ड होती है चक्रिक प्रकार की, और बीटा में अपोजिट डायमेंशन होती है। तीनों में अंतर क्या है? देखिए पत्तियां यहाँ पर ऐसे लगे हैं, एक भी लगी, एक भी लगी, एक भी लगी, एक भी लगी, लेफ्ट में एक लगी, राइट में एक लगी, लेकिन उससे ऊपर लगी। इसको तो हम बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। अल्टरनेट प्रकार का लीफ अरेंजमेंट। अब दूसरा क्या हो गया? इसी में ये स्पाइरली हो जाती है, लेकिन नोड्स जो है कभी यहाँ पर उपस्थित हुए, जैसे ये वाली हुई, ये हाथ है, उसमें एक पत्ती यहाँ लगी, और ये पत्ती यहाँ लगी, और ये पत्ती यहाँ लगी, और ये पत्ती ऐसे स्पाइरल सर्पिलाकार क्रम में उपस्थित है पत्तियां। समझ आ रही है? तो सर्पिलाकार क्रम में उपस्थित है, तो ये अल्टरनेट जो हो गया कैसा हो गया? स्पाइरली अरेंज। हम कहते हैं कि अपवाद स्वरूप सिट्रस में गोल्ड प्रकार की होती है, गोल्ड मतलब चक्रिक प्रकार की। गोल्ड कैसी होगी? एक नोड से अनेक पत्तियां निकलती हैं, अगली बार ऊपर के नोड से अलग और पत्तियां निकलेंगी। ये एक अरेंजमेंट हो गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि नीटम में अपोजिट डाइक्यूसेट पाई जाती है। अपोजिट डाइक्यूसेट का मतलब क्या है? पत्ती ऐसे लग रही है, अगले में लीफ अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर तो ये अल्टरनेट हो गया, स्पाइरल अरेंज हो गया। एक बंडल निकली, लेफ्ट में एक, सामने निकली, फिर राइट में निकली, फिर पीछे निकली, फिर लेफ्ट में निकली, फिर सामने निकली, फिर राइट में निकली, फिर पीछे। स्पाइरल बन गया ऐसे, स्पाइरल जिसके चारों ऐसे। होल्ड में यहाँ पर ऐसे निकली, नोट्स के रूप में होता है। अब अपोजिट डाइक्यूसेट दो प्रकार का होता है एक्चुअली। एक तो अपोजिट डाइक्यूसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि बीटा में पाया जाता है, और एक होता है अपोजिट सुपरपोज्ड। जैसे कि पहले सुपरपोज बताऊंगा मैं आपको। ये है हाथ, दो पत्तियां निकल गई, फिर से दो पत्तियां निकली, यानी कि नीचे वाली पत्ती पर्ण युग्म जो है वो बिल्कुल ऊपर वाले पर्ण युग्म के नीचे है, या फिर उसके ऊपर है। दोनों का जो जो विटान बनेगा वो दोनों एक दूसरे के समान है, छाया बनेगी। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपोजिट सुपरपोज्ड की। जब नीटम में जो पाया जा रहा है अपोजिट डाइक्यूसेट, यह डाइक्यूसेट, इसमें आप देख रहे हैं कि दो पत्तियां ऐसे लगी, अगली पत्ती ऊपर वाली समकोण पर लगेगी ऐसे, फिर अगली इसके समकोण पर, फिर अगली उसके समकोण। समझ आ रहा है? यानी कि कभी भी ऊपर वाली पत्ती जो है उसकी छाया डायरेक्ट नीचे वाली, उससे जस्ट नीचे वाली में नहीं पड़ेगी, क्योंकि समकोण पर। देखी होगी ऐसे अरेंजमेंट अपन फील्ड में देख लेंगे। तो ये तो हो गया सुपरपोज, अपोजिट सुपरपोज, ये अपोजिट डाइक्यूसेट। तो नीटम में कौन सी पाई जाती है? अपोजिट डाइक्यूसेट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट